मुख्यमंत्री धामी एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। फेज 2 के शुरू होने पर अब एयरपोर्ट की यात्री क्षमता पहले के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम घरेलू विमानन बाजार में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ हम विमानन सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम आम आदमी को भी इन सेवाओं का लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यह देवभूमि भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए है। देहरादून एयरपोर्ट का एक लंबा इतिहास है। टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है। इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में। और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेज़ी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं। सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, और उसी के साथ साथ हवाई क्षेत्र में भी। ये एयरपोर्ट शुरू में यदि जब से ये स्थापित हुआ केवल 4 लाख की कैपेसिटी थी इसकी केवल, और आज 47 लाख लोगों की क्षमता हो गई है। जो फेज़ 2 का आज उद्घाटन हुआ है, इससे कुछ समय पहले फेज़ 1 का हुआ था। और आप देख सकते हैं इस एयरपोर्ट ने आज इतना विशाल रूप ले लिया, क्योंकि मैं स्वयं भी इस एयरपोर्ट का सदस्य हूँ, सलाहकार समिति का। और मेरा घर भी जब इस एयरपोर्ट में था, उस टाइम में बहुत छोटे रूप में था जब हम लोग यहाँ से विस्थापित हुए थे। और आज के जो एयरपोर्ट की जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से माननीय सांसद हरिद्वार और इस एयरपोर्ट सलाहकार समिति अध्यक्ष जी ने एक निवेदन किया है उनसे कि जो ये जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो टिहरी बांध से विस्थापित लोग यहाँ पर आए थे और अगल बगल के क्षेत्र के लोग जो इस एयरपोर्ट से प्रभावित होते हैं, उन्हें भी यहाँ से रोजगार से जोड़ा जाए। और ये एयरपोर्ट आप देखेंगे किस प्रकार से भव्य और सुंदर बन चुका है। लोकसभा की तैयारी के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आगामी चुनाव को लेकर प्रत्येक पार्टी के सभी बड़े नेता कार्यकर्ता आम जन से कनेक्टिविटी बढ़ाने लगे हैं। दरअसल भाजपा गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलाया गया। अभियान के तहत भाजपा नेता गांव में रात्रि विश्राम करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। अब भाजपा अपने 3000 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। सोशल मीडिया बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो है काम कर रहा है, और हमारी पूरी टीम तैयार है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आएंगे, हमारी सोशल मीडिया की गतिविधियां और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। लगातार प्रवास चल रहे हैं, लगातार जो है हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव किया जा रहा है। और जो भी विपक्ष द्वारा या अन्य दलों द्वारा उसमें भ्रामक जानकारियाँ सोशल मीडिया पर डाली जाएंगी, उसका जवाब जो है सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ और मुद्दों के साथ जो है हम उस पर देंगे और हमारी सोशल मीडिया की टीम देगी। भले ही अधिकतर लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हों, पर रुड़की में एक शख्स ऐसा भी देखा गया जो जगह जगह दोनों हाथों में बड़ा बैनर लिए घूमता हुआ दिखाई दिया। उस शख्स के बैनर पर यही लिखा हुआ है कि वैलेंटाइन डे मनाने के चक्कर में नौजवानों, यह मत भूल जाना कि आज हमारे 40 वीर सपूत शहीद हुए थे। आज से कुछ साल पहले हमारे जो जवान शहीद हुए थे, 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, जो कि आतंकवादियों ने धोखे से उन पर हमला किया था। तो मैं चाहता हूं कि समाज उन्हें ना भूले, अपने देश के शहीदों को याद रखे, क्योंकि उस समय किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपना पति खोया था। तो समाज 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मनाता है। हम चाहते हैं कि उसे ब्लैक डे के रूप में मनाया जाए। समाज उनका बलिदान, योगदान ना भूले देश में। मेरा नाम विशाल गोस्वामी है, मैं रुड़की से ही हूँ। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बीते 8 फरवरी में उपद्रव और दंगे के बाद कर्फ्यू को 7 दिन हो गए हैं। इस बीच पुलिस अब दंगाइयों की गिरफ्तारी के साथ ही अपनी जांच को नए एंगल की तरफ मोड़ दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि 8 फरवरी के दिन नगर निगम और पुलिस की टीम पर हमला करने वाली महिलाओं को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि घटना के दिन बड़ी तादाद में महिलाओं ने विरोध किया और पत्थरबाजी की थी।
देखिए उपद्रव में उस दिन जब जो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित करें कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस सारे प्रकरण में हम लोग कुछ डाटा सर्विलांस भी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों को अचानक किसने उकसाया और ये लोग किसके कहने से इस तेज़ी से पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पथराव एवं आगजनी घटनाएं करने लगे। देखिए इस घटना में जिसके द्वारा जिस भी तरीके का एक्ट किया गया है और जो भी उसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए हथियार यूज हुआ है वो उस तक कैसे पहुंचा है, उसकी सप्लाई कैसे हुई है और उसने किसके कहने पे यूज किया है, इन सब चीज़ों को योजना में हम शामिल करें। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 12 मई को प्रातः 6 बजे खुलेंगे। आज बसंत पंचमी को राज दरबार नरेंद्र नगर में आयोजित धार्मिक समारोह में पूजा अर्चना तथा पंचांग गणना के पश्चात विधि विधान से यात्रा वर्ष 2024 के लिए कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की गई, जबकि तेल कलश यात्रा की भी तिथि 25 अप्रैल को तय हुई। इस दौरान राजमहल में कई विशिष्ट जन एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरोग्यं सुखंपदा सर्वकष्टविनाशाय नमो नमो ब्रह्मा